पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो वाणिज्य और कला दोनों के लिए अर्थशास्त्र सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र का परिचय। पहले चैप्टर में दिया गया अर्थशास्त्र का परिचय दिया गया है। पहले अपन थोड़ा चैप्टर समझेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन अपन देखेंगे। पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, समझ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन इसके करना है आपको। जिस प्रकार किसी मनुष्य के व्यक्तित्व का ज्ञान उसकी प्रकृति और उसके संबंधों से पता चलता है, मनुष्य की प्रकृति का ज्ञान उसकी प्रकृति और उसके संबंधों से पता चलता है, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र के ज्ञान के अध्ययन के लिए भी प्रकृति और उसके विभिन्न विभागों के संबंधों की जानकारी का होना आवश्यक है। किसी लेखक ने बोला, किसी राइटर ने बताया। अब आगे देखना है अपन। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध थी। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध थी। राज्य अपनी वित्त व्यवस्थाएं अपने साधनों से कर लेते थे। राज्य अपनी वित्त व्यवस्थाओं को चलाने के लिए साधनों से कर लेते थे। राज्य को ऋण तथा घाटे का सामान्य परिस्थिति में सामना नहीं करना पड़ता था। घाटे और सामान्य परिस्थिति में उसका सामना नहीं करना पड़ता था। विभिन्न राज्यों में राजस्व शासन प्रणाली और प्रजातंत्र प्रणाली का मिश्रित रूप प्रचलन में था। दोनों का मिश्रित रूप प्रचलन में था, राज्य शासन प्रणाली का भी, उसके बाद में प्रजातंत्र प्रणाली का। राज्य व्यवस्था के संचालन में सहयोग के लिए प्रजा के द्वारा निर्वाचन प्रतिनिधियों की समिति होती है। राज्य की व्यवस्था में भ्रष्टाचार व बेकारी का प्रवेश नहीं हुआ था। अतः किसी भी सभ्यता के विचार केवल उसी सभ्यता तक ही सीमित नहीं होते हैं, अपितु एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में स्वतः प्रवेश कर जाते। सार्वजनिक परिवर्तन व विकास के विचारों में परिवर्तन अवश्य होता है, पर मूल विचार उपयोगी बने रहते हैं। अब अपन देख रहे हैं अर्थशास्त्र से क्या अपना आशय है। ध्यान से देखना है, इसे ध्यान से समझना। और अर्थशास्त्र से क्या आशय है। अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के शब्दों ओक्योस और नोमस से मिलकर बना है। ओक्यूस का अर्थ होता है परिवार, हाउस होल्ड, और नोमस का अर्थ होता है प्रबंध, मैनेजमेंट करना। अर्थव्यवस्था अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स से मिलकर बना है। ओक्यास और नोमस से मिलकर बना है। ओक्यास का अर्थ होता है परिवार, हाउस होल्ड, उसके बाद में नोमस का अर्थ क्या बताया गया है यहाँ पर, प्रबंध होता है, मैनेजमेंट करना। अतः अर्थव्यवस्था का उपयोगी सीमित साधनों में अधिकतम मितव्ययिता द्वारा घर खर्च के प्रबंध के अर्थ में किया जाता है। घर खर्च का जो प्रबंध का अर्थ है, उसके लिए इसका अर्थ किया जाता है। ये आपको डेफिनेशन अर्थशास्त्र से क्या आशय है, ये आपको इतना याद रखना है और अपनी कॉपी में इसे नोट करके कल आपको दिखाना भी रहेगा, ठीक है ना। इन दोनों शब्दों के बारे में, ओक्यास और नोमस से मिलकर बना है। ओक्यास का मतलब, ओक्यूस मतलब हो गया आपके पास में परिवार, और नोमस का अर्थ हो जाएगा प्रबंध करना, ठीक है। आगे देखें। अब देख रहे हैं अपन शास्त्र की परिभाषा देखें। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र के योग से बना है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र के योग से बना है। अर्थ से मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, धन, और शास्त्र का मतलब होता है विवेचन करना। शास्त्र का मतलब क्या पे निकलेगा यहाँ पर, विवेचन से होता है। इस प्रकार धन की विवेचना करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। इस प्रकार धन की जो विवेचना करता है, धन का जो अर्थ बताता है, धन की जो विवेचना करता है, उसके बारे में जानकारी देता है, उसे अपन अर्थशास्त्र कहते हैं। शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर अर्थशास्त्र घर परिवार की आवश्यकताओं की व्यवस्था की कला है। शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर क्या बताया, अर्थशास्त्र घर परिवार की आवश्यकताओं की शाब्दिक कला है। अर्थशास्त्र क्या है, घर परिवार की आवश्यकताओं की शाब्दिक कला है। उसके बाद आप देखें आगे, यह आपके हाथ में अर्थशास्त्र की परिभाषा हो गई, और अर्थशास्त्र से अपन ने आशय देख लिए। परिभाषा में आप इतना ही लिख सकते हैं यहाँ पे, अर्थ व शास्त्र के योग से बना है। अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है विवेचन से। इस प्रकार धन की विवेचना करने वाले शास्त्र को क्या बोलेंगे अपन, अर्थशास्त्र बोलते हैं, जो धन की विवेचना करता है। शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर शास्त्र घर व परिवार की आवश्यकताओं की व्यवस्था की कला है। उसके बाद आगे देखते हैं अपन।
किसी भी शास्त्र की परिभाषा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कम शब्दों में हम अध्ययन की उक्त शाखा की विषय वस्तु, क्षेत्र, प्रकृति को अभिव्यक्त कर सके। हमारी परिभाषा ही हमारी इस जिज्ञासा की पूर्ति करती है। परिभाषा ही हमारी जिज्ञासा की पूर्ति करती है। उसके बाद आप देखें, अर्थशास्त्र एक विकासशील विषय है, अतः ऐसी परिभाषा देना जो सदा के लिए इसके विषय के क्षेत्र को निश्चित कर दे अत्यंत कठिन है। अर्थशास्त्र के जन्म से लेकर आज तक की उसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती। अभी तक कोई इसकी सर्वमान्य परिभाषा नहीं है जब से अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। जेकब वाइनर ने कहा है, अर्थशास्त्री जो करे वही अर्थशास्त्री। अब जेकब वाइनर ने क्या बोल दिया यहाँ पे, अर्थशास्त्री जो करे वही अर्थशास्त्री, आपको याद रखना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे देखें अपन, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण दिया है, नीचे अर्थशास्त्र का वर्गीकरण देख रहे हैं। अर्थशास्त्र में अपन को परिभाषाओं का क्या वर्गीकरण दिया है उसके बारे में देखते हैं। धन का शास्त्र, कल्याण संबंधी परिभाषाएं, दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं और अन्य परिभाषाएं, ठीक है। 3 तरह की परिभाषाएं अपन को यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में देखो आप, धन का शास्त्र, ये मानने वाली परिभाषा कौन सी परिभाषा किन ने दी है? एडम स्मिथ ने, जेबी सेन और प्रोफेसर वॉकर ने दी है। उसके बाद में कल्याण संबंधी परिभाषा दी है मार्शल ने, पेंसन ने, चैंपमैन ने और केनन ने दी है। उसके बाद दुर्बलता संबंधी परिभाषाएं रॉबिन्स ने, मिल्टन फ्रीडम ने, स्टिंगलर और कियन क्रॉस ने दी है। उसके बाद में आपके बाद में अन्य परिभाषाएं कौटिल्य, चाणक्य, जेके मेहता एवं एमजी बोकरे के द्वारा दी गई है। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषा। धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाएं किसने दी है? प्राचीन अर्थशास्त्री जिन्हें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। प्राचीन अर्थशास्त्री को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। धन को अधिक महत्व देते थे। धन को क्या करते थे? वो अधिक महत्व देते थे। इन अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ प्रमुख है। इन अर्थशास्त्रियों में धन को अधिक महत्व देने वाले कौन है? एडम स्मिथ प्रमुख है, क्योंकि इन्हें ही सर्वप्रथम आर्थिक विचारों को क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक रूप प्रदान किया था। इन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक विचारों को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया था। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने बोला है? आपको पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा है। यहाँ पर टिक लगा लेना। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने बोला है? एडम स्मिथ ने कहा है। अर्थशास्त्र के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ एडम स्मिथ ने सन 1776 में राष्ट्रों का धन परिचय एक परिचय पुस्तक लिखी। ये एक पुस्तक लिखी एडम स्मिथ ने। अपनी पुस्तक में एडम स्मिथ ने कहा मानव हित और प्रगति के लिए अधिकाधिक धन की उत्पत्ति और प्राप्ति ही अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। मानव हित और प्रगति के लिए अधिकाधिक धन की उत्पत्ति और प्राप्ति ही अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। इस पुस्तक के प्रकाशन के समय इस विषय पर प्रचलित नाम राज्य अर्थव्यवस्था था। प्रचलित नाम क्या था इसका? राज्य अर्थव्यवस्था था। उसके बाद में अपने अर्थशास्त्र के ग्रंथ के कारण ही एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब एडम स्मिथ के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। एडम स्मिथ क्या है? देखो, एडम स्मिथ, इनका जन्म हुआ था 5 जून 1723 में। जन्म स्थान कहाँ पे इनका? स्कॉटलैंड में हुआ था इनका जन्म। उसके बाद में पिता क्या करते थे? इनके न्यायाधीश थे। उसके बाद देखो, इनकी उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी। नौकरी वर्ष 1791 में ग्लासगो विश्वविद्यालय में तर्कशास्त्र के प्रोफेसर बने। उसके बाद पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी पता होना चाहिए, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में लिखी थी इनने। अर्थशास्त्र के जनक या पिता किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। उपाधि अर्थशास्त्र का जनक, इन्हें उपाधि मिली अर्थशास्त्र के जनक की। और इनका निधन कब हुआ? इनका निधन 27 जुलाई 1790 में इनका निधन हो गया। अब आगे देखते जाइए आप। एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों ने, उनके साथियों ने धन को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मानते हुए अर्थशास्त्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने बोला? आपको पता होना चाहिए। परिभाषा दी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने परिभाषा की थी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। प्रोफेसर जेबी से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन संपत्ति की विवेचना करता है। क्या करता है? वो धन संपत्ति की विवेचना करता है। प्रोफेसर जेबी से ने बोला है। उसके बाद वॉकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। क्या बोला है इसने? अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है।
चाणक्य ने क्या बताया है, कौटिल्य चाणक्य के अनुसार ऐश्वर्य व आनंद की जड़ धन है। ऐश्वर्य व आनंद के लिए क्या है, जड़ धनी है। उसके बाद में नासो विलियम सीनियर के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्री द्वारा वर्णित विषय सामग्री सुख नहीं धन है। उसके द्वारा वर्णित विषय सामग्री सुख नहीं, इसमें क्या बताया उनने, धन बताया। अब अपन एक और देख रहे हैं इसका, धन शास्त्र की विशेषता या गुण। धन शास्त्र की विशेषता या गुण क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं। आप देखें, प्राचीन एवं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या है, धन है। धन संबंधी परिभाषाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या होगी ये देख रहे हैं। धन संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या है उनकी, अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या बताया उन्हें, धन बताया। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन, रुपया, मकान, संपत्ति। धन से आश्रय किससे लगाया उन्हें, रुपया, मकान, संपत्ति। मनुष्य का अध्ययन गौण है। मनुष्य का अध्ययन इसमें क्या बताया उनने, गौण है। धन ही मानव जीवन का साध्य है। अर्थशास्त्र का अध्ययन उस साध्य को प्राप्त करता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या करता है, उस साध्य को प्राप्त करता है। धन की क्रियाओं से संबंधित मनुष्य का अध्ययन करना, धन की क्रियाओं से संबंधित मनुष्य का अध्ययन। दूसरे पॉइंट में, प्राचीन अर्थशास्त्र के अध्ययन को केवल उन्हीं मनुष्यों तक सीमित समझते हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से धन व संपत्ति की उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय और वितरण से। अतः ऐसे व्यक्ति, साधु, सन्यासी जिनका इनसे संबंध नहीं है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं आते हैं। साधु, सन्यासी ऐसे लोग जिनका इनका संबंध धन से नहीं होता, इसके क्षेत्र में नहीं आते हैं। उसके बाद में सुख का आधार धन है। सभी प्रकार की मानवीय सुख का आधार धन ही है, क्योंकि धन के बिना भौतिक सुविधाओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता। धन के बिना भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। एडम स्मिथ के शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति उस सीमा तक धनी या निर्धन है जहाँ तक वह मानव की आवश्यकताओं, सुविधाओं और सुखों का आनंद लेने में समर्थ है। ठीक है, आनंद लेने में क्या हो गया, और समर्थ है। राष्ट्र की समृद्धि, व्यक्ति स्वहित की भावना से कार्य करे, व्यक्तिगत समृद्धि से राष्ट्र की समृद्धि होती है। व्यक्तिगत समृद्धि से इसमें राष्ट्र की समृद्धि होती है। अब इतने क्वेश्चन अपन ने इतना पढ़ लिया है, इसके बारे में क्वेश्चन अपन आगे के टॉपिक में देखेंगे। इतना आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अभी अपनी स्टार्टिंग है, उसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। जितना अपन ने पढ़ा है उतना इसके क्वेश्चन करेंगे। आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना, और जो समझ में आ जाए, जो क्वेश्चन आपसे बन जाए, वो क्वेश्चन आपको बना के कॉपी में लिखकर नोट करके दिखाना है। धन्यवाद।